हेलो सीए इंटर वाले दोस्तों, जो भी हमारे से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे से नहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में कि सीए इंटर के नए मैट के आ जाने से जो अभी हाल में चेंज हो गए हैं, क्या क्या कैलकुलेशन में इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कौन कौन से जगह पर, यानी कि इन शॉर्ट अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे क्या करना है नया और क्या पुराना जो करते थे वो नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी देर बने रहिएगा। अगर हो सके तो अपने जो क्लास में मैट यूज़ करते हैं उसको खोल लीजिएगा। बाकी अगर आप कोई और क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ का मैट खोल के देख लीजिएगा। बस मिला लीजिएगा, जो बता रहे हैं वैसा आपका नहीं किया हुआ है तो अपडेट कर लीजिए, किया हुआ है तो ठीक है। ठीक है, सो हम लोग आ रहे हैं पहले कॉस्ट शीट चैप्टर की बात करें। मैं अपने एसजीसी का मटेरियल खोल रखा हूँ। जब कॉस्ट शीट आपको पढ़ाते थे, याद करो, तो कॉस्ट शीट फॉर्मेट ये वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, जिसमें एडमिन ओवरहेड को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर देते। अगर ऐसा कर रहे थे तो इसको अपने बोलते थे अज्यूमिंग इट ऑफ प्रोडक्शन नेचर। बैकग्राउंड में ये अजम्पशन चलता था। ठीक है, ये हम लोगों का ऑलरेडी किया हुआ है, अज्यूमिंग इट ऑफ प्रोडक्शन नेचर। तो जो नया इंस्टीट्यूट मैट आया है उसमें एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन नेचर का जब तक क्वेश्चन चला के नहीं बोल रहा तब तक नहीं मान रहा है। नया इंस्टीट्यूट मैट में क्या कर रहा है, एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर को जब तक चला के इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा तब तक नहीं मान रहा है। अदरवाइज उसको जनरल नेचर का मान रहा है। और जनरल नेचर का मान रहा है मतलब एडमिन ओवरहेड अगर जनरल नेचर का आएगा ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है। यहाँ पे आता है एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर। ठीक है, जनरल नेचर, जनरल यहाँ पे आता है ऑफ जनरल नेचर। अगर कुछ नहीं बोले तो जनरल नेचर का मान रहे। तो ये आपको एक नया ऐड कर लेना है कि एडमिन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आएगा अगर, तो अज्यूम करना पड़ेगा प्रोडक्शन नेचर का। और एक एडमिन ओवरहेड अगर कुछ नहीं बोले तो जनरल नेचर का मानो। अज्यूम दिस इफ नो इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, इफ नो इन्फो इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक नया चीज़ हो गया कि एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का मानो। हाउएवर हमने फिर इंस्टीट्यूट का बहुत सारा पास पेपर्स का जब आंसर्स देखा पुराना, तो उस पास पेपर में इंस्टीट्यूट ने चला चला के लिखा हुआ है कि बच्चा अगर दोनों तरीके से करे, दोनों में से कोई भी एक तरीके से करे तो उसको नंबर दिया जाएगा। तो उसमें हर क्वेश्चन को कॉस्ट शीट में दो बार सॉल्व किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव वे बाय अज्यूमिंग एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। तो उसमें भी मार्क्स इंस्टीट्यूट दिया है। जस्ट दैट करंट इंस्टीट्यूट मैट जो आपका एप्लीकेबल है उसमें नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो में आके आपको सावधान कर रहा हूँ कि कहीं आप फिर दूसरे बातों में किसी से उलझेंगे। इससे अच्छा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर आपको मानना है अगर कुछ नहीं बोला, इफ़ नो इन्फो। ध्यान रहेगा। ऑलराइट, जैसे अगर आपको कभी लीगल चार्जेस दे दें, लीगल चार्जेस आप कॉस्ट शीट में इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? मैं आपको आपका इंस्टीट्यूट मैट भी दिखाता हूँ। यस, तो ये लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट आ गया। जैसे आप देखिए यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिन ओवरहेड इंक्लूड किया, लिखा रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, और उसके बाद आपका वापस एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। तो और क्लैरिफाई हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर आएगा, सेल जैसे कि सेलिंग ओवरहेड आता है। ठीक है, सो एडमिन ओवरहेड में क्या क्या चीज़ आएगा वो भी इंस्टीट्यूट मैट में लिखा हुआ है। जैसे लीगल चार्जेस, हम लोगों का आदत होता है लीगल चार्जेस बहुत बार, जैसे अपने रिकॉन्सिलेशन चैप्टर करते हैं ना, तो रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में लीगल चार्जेस को अपने फाइनेंशियल आइटम मान लेते हैं, कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं रखते हैं अलग से। तो अगर ब्रेकअप वाला आइटम्स दिया हुआ और आपको कॉन्सुलेट करके कॉस्ट शीट बनाना है तो लीगल चार्जेस को जनरल नेचर का एडमिन ओवरहेड मानेंगे। दिस आर ऑल जनरल रिलेटेड। ऑडिट फीस को लेके अगेन डाउट है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस होता है, एक कॉस्ट ऑडिट फीस होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट फीस तो अपने लेते थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस अपने छोड़ देते थे। बट अभी जो दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, ऑडिट फीस भी ले लो। तो कुछ नहीं बोला है। तो इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन आया था आरटीपी एमटीपी में जिसमें
कॉस्ट ऑडिट भी और स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, कोई भी तरह का ऑडिट फीस है वो भी ऑडिट फीस ऑफ जनरल नेचर मान के, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर मान के इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, जैसे डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, मीटिंग एक्सपेंस, ये सब तो आप लेते ही थे, बट क्या था, आप एडमिन ओवरहेड में लेते थे, उसको प्रोडक्शन नेचर का बना देते थे। अभी प्रोडक्शन नेचर का नहीं बनाना है, कुछ नहीं बोले तो सबको जनरल नेचर का बना के चलना है। हालांकि आप प्रोडक्शन नेचर का करेंगे तो पास्ट पेपर्स का जब सोल्यूशन देख रहे हैं, सेमेस्टर आंसर देख रहे हैं, तो उसमें इंस्टीट्यूट दोनों तरफ से मार्क्स दिया है, बट अभी लेटेस्ट मैट में अपडेटेड है तो आप इसी मैट को फॉलो करो ना, दोनों तरफ का ऑप्शन क्यों रखते हो? क्योंकि उस समय जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो वो दोनों ऑप्शन दिया हुआ था बोलकर आपको उस तरह से पढ़ा दे रहे थे कि ये वाला ऊपर में अलाउड है। प्रॉब्लम क्या है कि इस चैप्टर में तो एडमिन ओवरहेड को नीचे दिखा रहा है, बट रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में भी आपको याद है कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे एडमिन ओवरहेड को ऊपर ही दिखा रहा है, मतलब कुछ नहीं बोले तो प्रोडक्शन नेचर का एज्यूम कर रहा है। ये समस्या है, कॉस्ट शीट में खाली चेंज करना है, इसलिए मैं कॉस्ट शीट को ही लेके बात कर रहा हूँ, कॉस्ट शीट चैप्टर को लेके बात कर रहा हूँ। रिकॉन्सिलेशन का सम्स में एडमिन ओवरहेड जैसे सिखाया था वैसे ही पुराना वाला सिस्टम से चलेगा, सिर्फ कॉस्ट शीट बनाने के एंगल से जो चेंज है वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और दूसरा चीज़ देखना, कॉस्ट शीट जब अपने बनाते थे, लेट मी कम बैक टू आवर मैट, जब अपने कॉस्ट शीट बनाते थे, आपको फॉर्मेट ध्यान है, तो आपको इन जनरल ध्यान होगा कि हम लोग खर्चा में 6 ही खर्चा लेते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। बट मान लीजिए 2 खर्चा और जुड़ सकता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड और एक क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड। ये दोनों जनरल नेचर का नहीं, ये दोनों प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो उसको यहाँ पर एडमिन ओवरहेड के साथ R&D ओवरहेड और क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड आपको ऐड करना है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही आप ऐड कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट आप इसको यहाँ पे ऐड करो, R&D ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड, और फिर आपका एडमिन ओवरहेड और प्रोडक्शन नेचर आ जाएगा। ओके, तो ये 2 ओवरहेड्स हम लोग ऐसे ओवरहेड्स चैप्टर में टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स में पढ़ते हैं, तो इसको भी आप नया हेडिंग बनाकर अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में फैक्ट्री कॉस्ट के बाद R&D ओवरहेड और क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड भी इंक्लूड करेंगे। अब एक और बात है कि जब ये हो जाए, इसके बाद 2 आइटम और है जिसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है। 2 आइटम और है, एक है पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और एक है सेल ऑफ स्क्रैप। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और सेल ऑफ स्क्रैप वो कहाँ पे आएगा? ये सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री कॉस्ट के ठीक बाद, या फिर आप बोल सकते हैं क्लोजिंग WIP के ठीक बाद आप दिखाएंगे, और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट भी उसके बाद ऐड करेंगे। ये चीज़ ऐसे में आपको याद है, ये वाला कॉस्ट शीट फॉर्मेट भी दिखाता था, उसमें देखो अलग से दिखाया हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड और क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड होता है, फिर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला अलग से आता है, और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो देखो WIP का वैल्यू दिखाने के बाद फिर आप 2 चीज़ ऐड करते हैं। सब आपको क्लास में कराया हुआ, तभी मेरा मार्क किया हुआ है ना, लेस क्रेडिट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेस्टेज और स्क्रैप, यानी कि स्क्रैप सेल्स, और पैकिंग कॉस्ट और प्राइमरी नेचर भी यहाँ पे ऐड करना है। तो नॉर्मली इसके ऊपर सम्स पहले नहीं आता था, अब क्या है, नया इंस्टीट्यूट मैट में इससे ऊपर जुड़ा हुआ 1-2 सम दिया हुआ है। ये सब से रिलेटेड सम्स हम लोगों ने आपको अभी जो CA इंटर कॉस्ट की प्रैक्टिस क्लास में करा रहा हूँ, यूट्यूब में सब डाला हुआ है, उसमें सारा सम्स करा दिया हूँ। उसके लिए एक अलग बुक दिया हूँ आपको, दिव्य जड़ी बूटी नाम का, वो बुक से आपको सारा सम्स कर लेना है। ठीक है, सारा सम्स अभी नया जो भी है वो सब करा दिया हूँ, तो आपको वहाँ से फॉलो करना है, बट एक बार ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या नया है वो यहाँ पे समझ लेना है। तो ये 2 नया आपको पहले भी क्लास में समझाया हुआ है, और ये 2 जो स्क्रैप और अपना प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है उसको भी आपको समझाया हुआ है। तो इन शॉर्ट आपका जो कॉस्ट शीट फॉर्मेट है वो कैसा बना, अगर आप मेरे साथ बनाना चाहते हो तो बना लो। अभी कॉपी में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, इन शॉर्ट डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट वेजेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्राइम कॉस्ट जैसा है वैसा ही है, फैक्ट्री ओवरहेड जैसा है वैसा ही है। ठीक है, इसको बहुत बार इंस्टीट्यूट बोल रहे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, हम लोग भी पहले बोलते थे, आपको क्लास में कभी बताया होगा कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट कभी बोलते थे कभी हम नहीं बोलते थे। ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP आप करते ही हैं। ठीक है, अब ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP करने के बाद इन जनरल क्या आता है, वर्क्स कॉस्ट आता है। ओके, अब वर्क्स कॉस्ट के बाद आ जाता है आपका बाकी का खर्चा, अभी नया नया जो आपको बताया, जैसे कि R&D ओवरहेड,
क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड कौन सा लेना है? ओनली इफ प्रोडक्शन नेचर का है तब, ठीक है। यही आपको सिखाया। एक बार वापस दिखाते हैं, देखो इंस्टीट्यूट का मैट एक बार रुको, इंस्टीट्यूट का मैट से भी मिलाओ। देखो क्या क्या है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, फिर ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च। अब ये ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फिर क्या है, लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, और ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, तब जाके आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आने के बाद अब क्या करना है, लेस क्रेडिट फॉर स्क्रैप सेल्स या रिकवरीज किसी भी तरह का, और ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आपका डब्ल्यूआईपी के बाद ही आएगा, ध्यान रखना। डब्ल्यूआईपी में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं घुसना चाहिए। प्राइमरी पैकिंग होता है जैसे कोई टूथपेस्ट के ऊपर टूथपेस्ट को रखने के लिए प्लास्टिक ट्यूब बनाना, तो प्लास्टिक ट्यूब बिना टूथपेस्ट रखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कैडबरी के लिए ऊपर में जो फॉइल होता है वो तो डब्ल्यूआईपी में नहीं लगेगा ना, फिनिश गुड्स होगा तभी लगे। इसलिए डब्ल्यूआईपी को हटा के उसका कॉस्ट जोड़ते हैं। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को जोड़ा, ये सबको ऐड करके आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सबको ऐड करके आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बाकी जो फ्लो है वो एज इट इज़ है, यानी कि ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स एज इट इज़ है। तो ये आपका COGS आ गया, और COGS के बाद एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर आपको लेना है। जनरल नेचर का एडमिन ओवरहेड, कुछ नहीं बोले तो आप जनरल नेचर का मान रहे हैं। और फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आप क्या करते थे, सिर्फ प्रॉफिट जोड़ते थे और आपका सेल्स आ जाता था। एक चीज़ और इसमें ऐड हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आपको ध्यान हो, इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग बोलते थे वो फाइनेंशियल आइटम है, उसको इग्नोर कर दो। हालांकि इग्नोर ही होना है, बट ये नया जो कॉस्ट शीट फॉर्मेट है ना, मैंने आपको इसमें दिखाया था कभी कि इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग यहाँ पे एक लास्ट आइटम जोड़ते हैं सेलिंग ओवरहेड के बाद, जिससे फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक क्वेश्चन बना दिया, इंटरेस्ट कॉस्ट भी डाल दिया और उसको फिर कॉस्ट शीट में ऐसे जोड़ दिया, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस बोलकर। बट ध्यान रखिएगा, रिकॉन्सिलेशन में मत ले लीजिएगा, यहाँ पे ही कॉस्ट शीट फॉर्मेट में ही बस लेना है। तो इसको बोल देंगे नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो सेल्स कहलाएगा ना। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स रखा जैसा है वैसा ही, फिर आप अपना सीधा सेल्स ही दिखा दीजिए। तो ये जो रिज़ल्ट आया इसको GP बोल दीजिए। फिर एक अलग से, ऐसा भी सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, एक अलग से GP दिखाकर फिर उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करिए, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट दिखाइए, ऐसा बोल रहा है। मतलब क्या तो ये वाला फॉलो करिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंटरेस्ट जोड़ के चल जाइए, या फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल कर फिर एक और वर्किंग करिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें GP माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस दिखाएंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो नया क्या सीखा कि सर इंटरेस्ट कॉस्ट को अब कॉस्ट शीट में ऐसे इंक्लूड कर लेना, या फिर इंक्लूड ना करे तो जो प्रॉफिट है उसको नेट प्रॉफिट करके दिखाना। इंटरेस्ट कॉस्ट को लेके एक नया बात आ गया, एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर को लेके एक बात आ गया, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट अलग से दिखाने का बात आ गया। क्रेडिट फॉर स्क्रैप पहले भी करते थे, हम लोग के सम्स में आता था, बट फिर भी अगर आपको नहीं ध्यान है तो वो एक अलग आ गया। एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर ही खाली चला के बोलेगा तब लेना है। क्वालिटी कंट्रोल अलग हेड हो गया, R&D ओवरहेड अलग हेड हो गया, ठीक है। फिर मैंने ब्रेकअप में क्या बताया, लीगल चार्जेस अगर हो तो यहाँ पे ले लेना, ऑडिट फीस हो किसी भी तरह का। स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोग इग्नोर करते थे, कॉस्ट ऑडिट लेते थे, या ऑडिट फीस खाली लिखा हुआ था तो मैंने बोला था कॉस्ट ऑडिट समझ के ले लेना, बट किसी भी तरह का ऑडिट फीस हो तो ले लेना, इंटरेस्ट कॉस्ट हो तो ले लेना। कहाँ पे ले लेना वो भी आपको समझा दिया। अब ये सब के ऊपर सम करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। अब सम करना है तो सी इंटर कॉस्ट का प्रैक्टिस क्लास जो आपका यूट्यूब में डाला हुआ आप उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है, कंसेप्ट माथा में जचा लो। मतलब ये जो नया कॉस्ट शीट फॉर्मेट है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के हिसाब से आपको मैंने ब्रीफली समझाया था, वही चीज़ को इंस्टीट्यूट ने अभी नया मैट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके गाइस, सो आपको और एक बार दिखा देते हैं
ये कॉस्ट शीट जो इंस्टीट्यूट मैट का है। आई होप आपको फ्लो तो पूरा समझ में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक अलग से अंडरलाइन मैंने करके रखा है, द जनरल एडमिन ओवरहेड इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, उसके कारण कहाँ कहाँ पे और क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी ठीक से समझ लेना है। ये देखिए, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस जोड़ के नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर यहाँ पर ये कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी माइनस करके कॉस्ट शीट और सेल्स को माइनस करके जीपी आएगा, फिर जीपी में से इंटरेस्ट कॉस्ट को माइनस किया जा सकता है। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस चार्ज को लेकर यहाँ पे एक थ्योरी भी डाल दिया कि इट इज़ टू बी इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर ये आपका देखिए, एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है जनरल नेचर, तो इम्प्लाइड है कि जनरल नेचर का चीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही आएगा। फिर यहाँ पे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिख दिया है, तो इम्प्लाइड है कि ऊपर आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट शीट देखोगे तो एडमिन ओवरहेड को इस बार ऊपर ले लिया है। फिर देखो आप इंस्टीट्यूट मैट में, जैसे अगर मटेरियल परचेज पे जीएसटी दिया हुआ है तो उस जीएसटी का इनपुट यदि मिल जाएगा तो ऑफकोर्स आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको तो रिफंड आ जाएगा। ये मटेरियल चैप्टर में बेसिकली समझाया हुआ होता है। ओके, अच्छा, ये बेसिकली एक और ध्यान रखना, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, यूजुअली बच्चा लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देता है। ठीक है, उसको यूटिलिटी समझ के डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा उसका भी लिस्ट इंस्ट्रूमेंट में ऊपर में दिया हुआ है। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, देखो ये जनरल नेचर का एडमिन ओवरहेड माना जाएगा। कुछ नहीं बोले तो जो एडमिन ओवरहेड है जनरल नेचर का है। फिर आपका व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर्स पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हुआ तो वो भी एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर माना गया है। ये सब छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान दो। फिर ये देखिए, क्वालिटी कंट्रोल का तो एक अलग ओवरहेड बन गया, इस पे ध्यान दे लेना। सैलरी पे टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ ये क्वालिटी कंट्रोल में चला गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला क्वालिटी कंट्रोल में चला गया, बट पॉल्यूशन कंट्रोल का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ये एक नया सब इंस्टीट्यूट मैट में डाला हुआ है। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, देखो चला के लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ये कहाँ जाएगा? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर में जाएगा। फिर सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, ये देखिए इसमें बहुत ट्रिक था। प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए जो सैलरी पे कर रहे हो वो एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जो दे रहे हो वो एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर है। और सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो सैलरी दे रहे हो वो एडमिन ओवरहेड नहीं, वो सेलिंग ओवरहेड है। फिर सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये भी आपका एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर में जाएगा। फिर पैकिंग कॉस्ट में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट अलग हेड में आएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई पैकिंग कॉस्ट लग रहा है अगर, तो वो आपका सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। इंटरेस्ट चार्ज भी आ गया अगर, तो वो आपका इंटरेस्ट चार्ज जो भी है वो सेपरेट हेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। फीस पेड टू ऑडिटर्स, कुछ नहीं बोला, कौन सा ऑडिटर, जो न बोले जो भी है वो लेना है, एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर। लीगल एडवाइज़र एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर। ठीक है, बाकी सब इजी है। तो ये सब जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं उस सब पे ध्यान दे लेना। ये सब सारा सम वो प्रैक्टिस क्लास में सॉल्व कराया हुआ अच्छे से, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे पूरा सॉल्व करा के मैंने दे दिया है। यू गॉट टू सॉल्व इट एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो ये आपका कॉस्ट शीट रिलेटेड बातचीत हो गया। कॉस्ट शीट से एक सम एग्ज़ाम में हमेशा आता है, मैं वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारा चीज़ कर लीजिएगा। अच्छा, एक सम हम लोग करते थे, ये हमारा सम क्लास में भी था, मैं एक बार उसमें आ जाता हूँ। उसमें अकॉर्डिंगली क्या एक चेंज आ सकता है, जैसे आप देखेंगे वो रिवर्स कैलकुलेशन वाला एक सम था ना, COGS वाला, जैसे ये दिया हुआ ना COGS एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, COGS एक्सक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड, ये क्लास में कराते थे। तो अब हम जब आपको कराए थे तो नया COGS निकलवाए थे। पहले कैसे कराया था क्लास में? COGS इंक्लूडिंग एडमिन ओवरहेड निकलवाया था। कैसे निकलवाया था? 11,200 पर यूनिट था, इंटू यूनिट सोल्ड कराया, प्लस एडमिन ओवरहेड आपको यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंस बोल के दिया हुआ था, प्लस 2.5 लाख करा के फिर आपको मैंने सम कराया था। इसको लेके आपने क्लास में सम किया था, राइट? जब ऐसा किया था तो अज्यूम किया था कि एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है।
अब सोचो ये सम एग्ज़ाम में वापस आ गया एज़ पर नया कॉस्ट शीट का जो डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ तो लिखा नहीं है ना कि ये प्रोडक्शन नेचर का है, तो क्या मानोगे? एज़ पर न्यू ICI मैट, एज़ पर ICI मटीरियल क्या होने का है? एज़ पर ICI मटीरियल क्या होने का है? कॉस्ट एडमिन ओवरहेड को क्या मानेगा? इज़ ऑफ जनरल नेचर, और जनरल नेचर का मानेगा तो वो COGS में इंक्लूड होना चाहिए क्या? So COGS should not include admin overhead, should not include admin overhead, right? तो उस समय COGS क्या होगा? बस 11,200 इंटू 500 ही होगा, प्लस 2.5 लाख करने का ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 2.5 लाख करने का फिर ज़रूरत ही नहीं है, 11,200 इंटू 500 ही रहेगा। समझ में आया आपको बात? तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इस सब में नहीं था, शायद डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, तो प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग WIP है, यहाँ पर ऐड ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ये करने के बाद ही आपका वर्क्स कॉस्ट आ गया, वही COP बन जाएगा, क्योंकि एडमिन ओवरहेड को आप प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये करने के बाद आपका COGS आएगा, COGS के बाद एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड आएगा, तो रिजल्ट आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा। समझ में आया आपको बात? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? तो ये एडमिन ओवरहेड अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये COGS यहाँ पे आपका बैठेगा, अकॉर्डिंगली आप अपना वर्किंग करेंगे तो सारा चीज़ चेंज होता चला जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। सर वो क्वेश्चन करा देते ना, बोला ना करा दिया ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए ना मेरा छपा हुआ है, मैंने कराया कब है? ये प्रैक्टिस क्लास अभी कराया ना, उधर जाके करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किए बिना पार नहीं लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ही पेपर ख़त्म होगा। 100 नंबर का जो कॉस्टिंग का पेपर आता है वो बहुत आसान सा नहीं आता है। अगर उसमें 80-90 नंबर उठाना है और ग्रुप 1 को एलिवेट करना है तो प्रैक्टिस कर लो, खाली जितना मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस वो कर लो। आप जब पढ़ने बैठे होंगे, मैं तो दिन में आता हूँ तो 1-2 घंटा ही का वीडियो कराता हूँ, मैक्सिमम 2 घंटा का। अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप तो दिन में सीधा 12 घंटा प्रैक्टिस करोगे, ख़त्म, मतलब हाथ दुखने लग जाएगा एक दिन में कॉस्टिंग प्रैक्टिस करके। आप करने बैठोगे तो मुश्किल से आपका 7 दिन में सारा कॉस्टिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर पूरा दिन पढ़ोगे तो। और अगर मान लीजिए अभी कॉस्टिंग ख़त्म नहीं हुआ तो जो चैप्टर हो गया उसका एक रूल बना लीजिए, अब संडे बैठ के प्रैक्टिस करिए। खाली क्लास करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसी से क्लियरिटी आता है, उसी से आपको स्पीड डेवलप होता है, उसी से एक्यूरेसी बढ़ता है, ठीक है। नहीं तो क्लास का चीज़ बार बार देखकर वो चीज़ याद हो जाता है, एग्ज़ाम का नया चीज़ फिर हैंडल नहीं कर पाते। प्रैक्टिस करने से नया सिचुएशन आता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब एक बार प्रैक्टिस करोगे उन क्लास से तो आपका कवर अप हो जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या नया सर ने सिखाया है। और जो भी सम्स है वो थोड़े और हाई लेवल के ही प्रैक्टिस क्लास में कराए जा रहे हैं, लो लेवल का नहीं कराया जा रहा है। तो कॉस्ट शीट रिलेटेड सारी बात आपको क्लियर हो गई। मैं एक बार जस्ट समराइज़ कर दूं कि मैंने क्या क्या बताया, एक बार आप पूरा ध्यान से सुन लीजिए। सर ने क्या क्या बताया कॉस्ट शीट रिलेटेड की फॉर्मेट में R&D ओवरहेड अलग से, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड अलग से, एडमिन ओवरहेड जब बोलेगा तब, ठीक है, एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर जब क्वेश्चन चला के बोलेगा, जब चला के बोलेगा तब। बट रिकॉन्सिलेशन चैप्टर में ऐसे ही चलेगा, ओनली फॉर कॉस्ट शीट चैप्टर, ओनली फॉर कॉस्ट शीट सम्स। रिकॉन्सिलेशन में यही चलेगा, ठीक है। और बाकी नहीं कुछ बोले तो एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, क्रेडिट फॉर स्क्रैप यहाँ पे डालोगे। एक सम हम लोग करे थे, क्रेडिट फॉर स्क्रैप हम लोग है ना मटेरियल से भी एडजस्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूट मैट का जब हम पास पेपर का सॉल्यूशंस देखते हैं, इंस्टीट्यूट मैट का नहीं, इंस्टीट्यूट का जब पास पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल से भी सेल ऑफ स्क्रैप लेस किया हुआ है एक जगह, और एक जगह यहाँ से भी सेल ऑफ स्क्रैप लेस किया हुआ है। तो क्या करोगे अब से यही वाला करोगे, मटेरियल से लेस मत करो, यही वाला करो, ठीक है। स्क्रैप अलग से यहाँ पे दिखाओ। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कॉस्ट अगर दिया होगा तो उसको भी इंक्लूड कर लेना है नया चीज़ में,
ठीक है। ऑडिट फीस अगर किसी भी तरीके का हो तो ले लेना, उसको छोड़ना नहीं। और जैसे ये वाला सम में आपको याद होगा इंटरेस्ट था, देखो इसको थोड़ा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को मैंने क्लास नोट्स में जब कराया था ना, मैंने क्लास नोट्स भी खोला हुआ है, कॉस्ट शीट 1, इसमें देखना इंटरेस्ट कॉस्ट का मैंने वर्किंग नोट लिखवाया था कि इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ नहीं बोले तो हम लोग फाइनेंशियल आइटम बोल के इग्नोर कर देते हैं। ये देखो आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, बट अभी नया कॉस्ट शीट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स में जोड़ दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और एडमिन ओवरहेड जो हमने यहाँ पे सब दिखाया था, नया कॉस्ट शीट क्या बोल रहा है पता है, ये वाला सेम सम भी आपका इंस्टीट्यूट मैट में है, बट कॉस्ट शीट चैप्टर में नहीं, किसी और चैप्टर में डाल दिया है। तो उसमें ये वाला सेम क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें आइटम वो लोग 1-2 ऐड किया है। तो उधर ये पूरा एडमिन ओवरहेड को जनरल नेचर का बना के कैलकुलेशन किया गया है, तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रोडक्शन नेचर का मान के क्लास में किए हुए हैं, आपको पूरा काठा पीटी करके ठीक कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर यहाँ मेंशन करके रखना, और अपना मन में ध्यान रखना है कि एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर हम इन जनरल अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन ने चला के कुछ नहीं बोला तो, और उसके कारण जो कॉस्ट शीट फॉर्मेट चेंज हो रहा है वो आपको याद रखना है। और उससे रिलेटेड जो सम्स है वो मैंने प्रैक्टिस क्लास में कराया, आप वहाँ पे जाके कर लीजिए ना एक बार, थोड़ा समय तो देंगे सब्जेक्ट को, कॉस्ट शीट से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है कम से कम 10 मार्क का, ठीक है। तो ये हुई कॉस्ट शीट की दास्तान। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अब हम लोग चेंजेस की बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। नेक्स्ट चेंजेस, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको याद हो जब मैं पढ़ाया था तो यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ ईयर वाला चीज में 3 स्टेप सिखाया था। स्टेप 1 नोशनल प्रॉफिट, स्टेप 2 डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से पीएल में ट्रांसफ़र करो, और स्टेप 3 आपको सिखाया था कि आप जो भी डिफरेंस इन नोशनल प्रॉफिट और पीएल में जो ट्रांसफ़र हुआ उसको रिजर्व में डाल दो। अब नया चीज़ क्या है, आप अपना नोट्स में इसको अपडेट कर लीजिए। नया चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है ये स्टेप फॉलो नहीं करना है, 1/3 2/3 कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर डिफरेंस वाला भी कुछ नहीं करना है। जो भी नोशनल प्रॉफिट आया, ये नोशनल प्रॉफिट जो आप निकालते हो उसी को ही कॉस्टिंग पीएल में डाल दोगे। नोशनल लॉस आया तो पीएल में चला जाएगा, और नोशनल प्रॉफिट आया तो वही कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, खिला ख़त्म। तो 1/3 2/3 वाला कोई झमेला ही नहीं है। अकॉर्डिंगली 1/3 2/3 वाला झमेला नहीं है तो एक और आपको 90% एंड अबव पे एक बड़ा पढ़ाई कराया था मैंने, 5 फार्मूला लिखाकर, वो सारा पढ़ाई भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी कट गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर क्या करेंगे, बस यहीं तक रुक जाएंगे, नोशनल प्रॉफिट आ गया, खिला ख़त्म। इसी को ही कॉस्टिंग पीएल में 2 कॉस्टिंग पीएल लिख कर आप डाल सकते हो, 2 कॉस्टिंग पीएल सीडी बोल के लिख सकते हो, और फिर अगला साल चालू हो जाएगा सीधा। ये पार्ट हट गया, इंस्टीट्यूट का कोई भी सम में ये पार्ट का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। ये पार्ट पूरा पूरा हट गया, 2 पीएल 2 प्रॉफिट रिजर्व बाय नोशनल प्रॉफिट, ये पार्ट पूरा पूरा हट गया। तो जो भी नोशनल प्रॉफिट आया वो आपका सीडी करके बीडी हो जाएगा अगर अगला साल जाना है तो। वैसे अगला साल में नोशनल प्रॉफिट बीडी नहीं करोगे, अगला साल क्या करोगे, कॉस्टिंग पीएल में जो चला गया बस वो चला गया, ख़त्म, किस्सा ख़त्म। इसको बीडी नहीं करना है, 2 कॉस्टिंग पीएल बोल के नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। हालांकि आप सॉल्यूशन देखोगे तो लोग सीडी लिखता है, बट आपको बीडी नहीं करना है। इंस्टीट्यूट मैट में सीडी करता है, बट आपको बीडी नहीं करना है। नेक्स्ट ईयर करे तो कॉस्टिंग पीएल का अमाउंट या नोशनल प्रॉफिट को बीडी नहीं करोगे। नेक्स्ट ईयर बस वो WAP जैसे टनता है वो टनेगा, बाकी आपका फिर नेक्स्ट ईयर में नोशनल प्रॉफिट जैसे ही आ गया यही कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा,
दिस विल ओनली गो टू कॉस्टिंग पीएल। ये वाला पार्ट जो पीएल में और प्रॉफिट रिजर्व में जाता है ये फिर से हट गया। और लास्ट ईयर तो आप सब कुछ कॉस्टिंग पीएल में डालते ही हैं, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। गॉट इट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब रिजर्व बनाया ही नहीं तो प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज भी बीडी नहीं होगा, यहाँ पे भी जो प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज है ये भी बीडी नहीं होगा। तो ये सब जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये सबको इग्नोर करना है, बॉक्स्ड आइटम टू बी इग्नोर्ड, ये सबको इग्नोर करना है। ठीक है, क्या करना है, इग्नोर करना है, बॉक्स वाला आइटम को इग्नोर करना है। नोशनल प्रॉफिट पे सम खत्म, प्रोविज़न को इग्नोर करना है, फिर प्रोविज़न बीडी नहीं होगा, इसको भी इग्नोर करना है। फिर आपका ये वाला टू पीएल टू रिजर्व कुछ नहीं जाएगा, सीधा नोशनल प्रॉफिट को ही पीएल में डाल दोगे, खलास। और कहाँ पे चेंजेस आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सर, वो भी समझा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आप सेकेंड क्लास को देखेंगे। देखिए मैं सम्स तो ठीक नहीं करा रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए सम्स जब आप करेंगे ना नोशनल प्रॉफिट पे स्टॉप हो जाना है आपको। ये नेक्स्ट स्टेप का जो मेन मेहनत का काम होता था वो करना ही नहीं है, सम्स में करना ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। आप नोशनल प्रॉफिट पे ही सेट हो जाइए। अब ये सर हम लोग को एक बार कुछ सम्स वम्स करा देते तो अच्छा होता ना। बेटा प्रैक्टिस क्लास करा रहे हैं, यूट्यूब में सब डाला हुआ है। सम्स करने बैठोगे 2 घंटा लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसे माथा में सेट हो जाएगा जिसको आप भुला नहीं पाओगे। वो वहाँ से जाके करो आप, ठीक है। कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस क्लास, कोई के लिए भी रुकावट नहीं है, सब कोई कर सकता है। ये सारा वैसा का वैसा ही है। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट जब बनाओगे तो सिंस प्रोविज़न अब क्रिएट ही नहीं हो रहा तो ये भी हट जाएगा। प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज का इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, हुआ क्रिएट ही नहीं हुआ तो यहाँ पे क्यों आएगा। कॉन्ट्रैक्टी एडवांस को इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप यहीं से एडजस्ट करके भी दिखा सकते हो, वो तो मैंने पहले भी बोला है कि आप यहाँ से भी नेट ऑफ कर सकते हो, इसको भी नेट ऑफ कर सकते हो। प्रोविज़न के लिए और कॉन्ट्रैक्टिव एडवांस के लिए नेट ऑफ करना अलाउड है। प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज अब आपका अलग से आएगा ही नहीं क्योंकि क्रिएट ही नहीं हो रहा, वहाँ पे ही सारा नोशनल प्रॉफिट को पीएल में डाल दिए, ठीक है। ये वाला सब एज इट इज़ है, ये सब पढ़ाई में कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट दैट नोशनल प्रॉफिट पे खेला रुक जा रहा है, अगर नोशनल लॉस हो रहा है तो वो पीएल में चला ही गया, ठीक है। ये नोशनल प्रॉफिट जो आया उसका ब्रेकअप नहीं करना, ये जो ब्रेकअप है ना ये बंद कर दो, ये सब मत करो, नोशनल प्रॉफिट पे गाड़ी रुक जाएगी। ऑलराइट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैं आपको जो पढ़ाया था उसमें नोशनल प्रॉफिट पे गाड़ी रुक जा रही है, वो सब जहाँ जहाँ हट रहा है वो मैं वापस मार्किंग नहीं कर रहा, ध्यान रखना। मैं ये जो पढ़ाई पढ़ाया था ना ये पूरा में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 इसके ऊपर सम्स है, ये ध्यान रखना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसके ऊपर कैलकुलेशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 3 आइटम हटेगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, बट इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज़ करके स्टेप 2 में जो जो काम करते थे एनी ऑफ द बिलो मेथड्स वो सब हट गया। ये सब को लेके कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और इंस्टीट्यूट मैट में क्या आरटीपी क्या एमटीपी क्या पास पेपर्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। तो बेटर वी शुड ऑल्सो अवॉइड दिस, थोड़ा लोड कम करो अपना, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ नहीं करना, 5 का 5 मेथड में कुछ नहीं करना। ये सब बात सिर्फ सीए वालों के लिए हो रही है, सीएमए वालों के लिए नहीं हो रही है। सीएमए में जो सिखाया वो चल रहा है। ये 5 का 5 मेथड हट गया। क्वेश्चन ये जरूर आ रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट फाइंड करो, तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट याद रखना है। तो जो जो मैं काट रहा हूँ उसको मार्क कर लीजिए अपने नोट्स में, सो दैट रिविजन करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर आता है एक और पढ़ाई जो आपको मैंने कराया था, धासु धासु एडजस्टमेंट बोल के, कुछ याद आ रहा है? तो धासु धासु एडजस्टमेंट भी सब कैंसिल हो गया, वो सब भी कैंसिल हो गया। यहाँ से 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 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। सर आप तो हम लोग को बोले थे कि कुछ भी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वो बात सही है सारी, ठीक है। बात ये कि अभी मैंने अपना अप्रोच थोड़ा सा पढ़ाने का ना रिफाइन किया है। मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट और लॉजिक एक तरफ है, इंस्टीट्यूट एक तरफ है। मैं अभी ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा पेपर निकाल के आंसर स्क्रिप्ट मंगवा के रिव्यू किया,
किसको कहाँ नंबर मिला, किसको नहीं मिला। तो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट बोलता है जो मेरे बताए हुए तरीके से सम करेगा मैं उसको नंबर दूंगा, बाकी जो अलग तरीका से करता है ना वो सही भी होता है तो नंबर काट देता है इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में नहीं है तो उन लोग को करने से इंस्टीट्यूट को दुख हो जाता है। इंस्टीट्यूट नहीं जानता है, जो चेकर है वो नहीं जानते क्या लॉजिक है, क्या होना चाहिए, वो बस मिलाते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, क्या किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हर बच्चों को ये बताने का, इंटर में भी, फाइनल में भी, इनफैक्ट हर जगह, कि भाई इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलो। अब ये हर कोचिंग टीचर का प्रॉब्लम है कि वो अपना अंडरस्टैंडिंग आपको समझाते हैं और फिर इंस्टीट्यूट का भी समझा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट का फॉलो करें कि सर का फॉलो करें, सर वाला ज़्यादा लॉजिकल लगता है और लगेगा भी, अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट का कोई मिस्टेक है, जैसे होता है ना कि रॉन्ग किया, एडिशन रॉन्ग है या कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है, जैसे ऐसा भी कोई सब मिलेगा आपको। जैसे अभी हाल में ही May 21 का एक MTP आया था, उसमें कंसेप्चुअल एरर है इंस्टीट्यूट का। तो मिस्टेक है तो हम लोग तो ये भी बोलते हैं जैसे फाइनल में कि मिस्टेक है तो तुम मिस्टेक को याद कर लो और मिस्टेक ही करके आओ, नहीं तो फिर नंबर नहीं देगा वो, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। बट फिर मिस्टेक है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, उस सही तरीका से बता तो दें और मिस्टेक भी इंस्टीट्यूट का दिखा दे। बच्चा मिस्टेक याद करे, मिस्टेक के हिसाब से कराए तो चांसेस है कि ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, CA फाइनल में तो ऐसा SFM में बहुत होता है कि मिस्टेक है तो मिस्टेक वाला ही करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, सही वाला करेगा तो नंबर काट लेगा। ऑलराइट, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट को सुधारा है, अभी इस साल बहुत सुधारा है। तो सजेशन यही दे रहे हैं अभी सबको कि भाई लॉजिक वॉजिक एक तरफ, इंस्टीट्यूट अपने तरफ, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलो। हालांकि नोशनल प्रॉफिट जो भी होता है वो पूरा का पूरा कभी भी PL में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये लॉजिकल है, बट लॉजिक एक तरफ, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन एक तरफ। तो जैसा इंस्टीट्यूट कर रहा है कृपया करके वही करिए। इसी के लिए जो भी सब्जेक्ट आप क्लास करते हैं उसके बाद जाके इंस्टीट्यूट मैट से सब मिला लीजिए, जो भी डिफरेंस है उसमें इंस्टीट्यूट को ही ऊपर करके आगे चलिए। अनटिल अनलेस कोई बेसिक एरर आपको, एडिशन एरर, मल्टीप्लिकेशन एरर या कोई ऐसा एरर जो बहुत ही ऑब्वियस है वो दिख रहा हो, उसको छोड़कर आप चलाइए जैसा इंस्टीट्यूट कर रहा है। इवन CMA वाले स्टूडेंट्स को भी यही अब बोलने वाला हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ। अब CMA वालों का भी क्लासेस लूँगा, उसमें भी उनको यही बात बोलूँगा, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वही करो, गलत करे गलत करो, सही करने जाओगे नंबर नहीं मिलेगा। मजाक की बात है, गलत करना है तो थोड़ी मतलब कुछ बेसिक एरर को इग्नोर करके सही करना है, बट गलत मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉजिकल चीज़ भी अगर आपका लॉजिक से मैच नहीं हो रहा है बट इंस्टीट्यूट कोई और लॉजिक लगा रहा है तो लेट इंस्टीट्यूट लॉजिक प्रिवेल ओवर योर लॉजिक। अथॉरिटी इंस्टीट्यूट का है, हम लोग इंस्टीट्यूट के पीछे हैं, इंस्टीट्यूट हमारे पीछे नहीं है। तो ये पूरा धासु एडजस्टमेंट का जो भी पढ़ाई था सब कट गया। तो ऑफ कोर्स इससे जुड़ा हुआ जो सम था वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, जो भी नोशनल प्रॉफिट आया यहीं पे सम खत्म, जो नोशनल प्रॉफिट आया ये PL में चला जाएगा, ये ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग PL, ये भी नोशनल लॉस जो कॉस्टिंग PL में चला जाएगा, खेला ख़त्म। बाकी नीचे का ज्ञान का काम ही नहीं है, ये सब जो एडजस्टमेंट इतना सिखाया तो सबका कुछ जोर ही नहीं है। ये अभी तक का जो इंस्टीट्यूट मैट का सवाल है और पास पेपर RTP का जो सवाल है उसके हिसाब से जो चेंजेस है मैंने आपको समझा दिया। अब इससे जुड़ा हुआ सम्स आपको करना चाहिए तो और क्लैरिटी आ जाएगा। सम्स कहाँ करोगे, CA इंटर प्रैक्टिस क्लास, यूट्यूब में जाओ हमारे, सब आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी 7 चैप्टर तो करा दिया है, 7 नहीं 8 भी नहीं, 9 चैप्टर हो चुका है एज़ पर इंस्टीट्यूट मैट। यदि चलोगे ना तो आज का डेट पर 9 चैप्टर हो गया है। अगर आप वीडियो लेट से देखेंगे तो अब तक और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टोटल इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से 15 चैप्टर है सिलेबस में, तो 9 चैप्टर तो करा ही दिया है, 50% 60% हो गया है, तो रेस्ट भी हो जाएगा। बट करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करने से ना माइंड खुल रहा है। जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका फीडबैक चला के आ रहा है, सर क्या मज़ा आ रहा है। एक तो मतलब ऐसा लग रहा है अंदर में डोपामाइन रिलीज़ हो गया, अलग तरह का मज़ा आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है, छोटा छोटा जो डाउट्स रहता है ना कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा वो क्लियर हो रहा है। प्लस साथ साथ प्रैक्टिस करते करते वो मार्किंग करे किस सब में क्या नया है, तो डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छा तैयारी कर पा रहे हैं कि डे बिफोर एग्ज़ाम हम कैसे रिवाइज़ करेंगे जिससे कि मेरा एग्ज़ाम और अच्छा जाए। हर तरह का ट्विस्ट इंस्टीट्यूट का समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या क्रिएट कर रहा है, तो दिस वे प्रैक्टिस करने से वो एलिवेट हो रहे हैं। और हम लोग भी करते ही थे अपने ज़माने में, आप भी करेंगे ही, बट आप इन जनरल मैंने देखा है कि
प्रोकेस्टिनेट करते रहते हो प्रैक्टिस को, और प्रैक्टिस करना का मतलब आपके लिए हो जाता है कि सर का मैथ खाली वापस कर लो। और हम लोग बार बार बोल बोल के थक जाते हैं कि सर का मैथ तो एक बार कर लिया, उसको खाली देख लो, अब सॉल्व करो सारा इंस्टीट्यूट मैथ, आरटीपीज, एमटीपीज, पास पेपर्स, तो प्रैक्टिस माना जाता है। प्रैक्टिस में अलग सोर्स से करना चाहिए। हम लोग अपने ज़माने में बुक खरीद के करते थे, आपको बुक नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, आपको जो मैं आपको इस तरह का डिबे जड़ी बूटी बुक बना के दिया हूँ, ऐसा कॉस्ट का भी बनाया हूँ, एफएम का भी बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस बुक बना के दिया हूँ, आप इसको सॉल्व करें ना, इसमें तो कितना सारा सम है एक एक चैप्टर में, और वो करना पड़ेगा आपको, चाहे रफली करो बट करना तो पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते उसको। क्लास का चीज़ को देखो और उससे करो। बस यही दो मेन चैप्टर जो था, कॉस्ट शीट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें ही थोड़ा सा वेरिएशन है जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैथ अपने देख रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल है, जैसा है वैसा ही है। ओके, लास्टली एक मटेरियल कॉस्टिंग रिलेटेड भी आपको बात बताना था। मटेरियल कॉस्टिंग में चक्कर क्या है कि आप याद करो, आप लोग ईओक्यू सीखते थे मेरे साथ। ईओक्यू में हम लोग फार्मूला तो 2a/c लगा लेते हैं नॉर्मली, जैसा है वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए ईओक्यू आया आपका 2000 यूनिट्स, और एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन जो था वो था 15,000 यूनिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल। सो इससे अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पूछते थे तो आप कितना बोलते थे, 15,000/2000 करके आता है 7.5। तो 7.5 ऑर्डर तो हो नहीं सकता, इसको 8 ऑर्डर बोलना पड़ेगा, तो 8 ऑर्डर हम लोग बोलते थे। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, जैसा था वैसा ही है। इसके बाद जब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालने बोलता था, या टाइम गैप निकालने बोलता था, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, तो वो हम लोग कैसे निकालते थे, वो निकालते थे 360 डेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो मोस्टली जो सम्स इंस्टीट्यूट के अभी सॉल्व किए हुए हैं वो सब 365 डेज लेके कर रहे हैं। हम लोग 360 ज़्यादा लेते थे कुछ नहीं बोलने से, आपको ध्यान होगा। तो अभी 365 लेके इंस्टीट्यूट का मोस्ट ऑफ द सम्स किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में 365 लेके ही करो, आप रिस्क मत लो। 365 बाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स लेंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को कितना लेंगे, 7.5 भी ले सकते हैं, बट आप 8 लेंगे। इंस्टीट्यूट का जब हम सॉल्यूशंस देख रहे हैं ना, तो कई सारा सॉल्यूशन में वो लोग ऐसा भी किए कि 7.5 ही रहने दिए, यहाँ डिवाइड बाई 7.5 करें, और कई सारा में फिर राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी सम्स जैसे किया हुआ, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेजॉरिटी सम्स में राउंड ऑफ किया हुआ है। कुछ कुछ सम ऐसा निकला जिसमें 7.5 लेके भी यहाँ पे इक्वल टू 7.5 से डिवाइड करके भी किया हुआ है, ध्यान रहेगा। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। और एक, जब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में मैंने आपको सिखाया था, इट इज़ सपोज टू बी A/Q इंटू O। ओके, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है A/Q इंटू O। तो A/Q इंटू O जब करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि मैं करवा देता था 15,000/2000 एज इट इज़ रहने दो, इंटू O कर दो, मतलब मैं इसको फ्रैक्शन में करवाता था। ओके, इंस्टीट्यूट का कुछ कुछ सॉल्यूशन में फ्रैक्शन में भी किया हुआ है। फ्रैक्शन में रखने से फ़ायदा क्या होता है कि TOC और TCC एग्जैक्ट मैच करता है, बट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में भी देख रहे हैं इंस्टीट्यूट यहाँ पर A/Q को, अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देना है। जैसे 7.1 आ रहा है तो भी इसको 8 बना देना है, 7.5 को तो 8 बनाओगे ही आप, ठीक है। राउंड ऑफ टू नेक्स्ट डिजिट, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट डिजिट, जरा सा भी फ्रैक्शन आते ही, जैसे 8.12 आते ही 9 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली TOC का अमाउंट आपका अलग हो जाएगा, और टोटल कैरिंग कॉस्ट जैसे है उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस नया चीज़ क्या है, इसको राउंड ऑफ कर दोगे, ये नया चीज़ है, ठीक है। राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डिजिट ऑलवेज, मतलब अब सर हमको याद नहीं रहा, हम राउंड ऑफ नहीं किया तो नहीं किया, बट अगर आप इंस्टीट्यूट का सम सॉल्व करोगे, सी इंस्टीट्यूट का, तो लोग मेजॉरिटी सम्स में राउंड ऑफ मार दे रहे हैं, इवन वाइल कैलकुलेटिंग TOC। मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलवाते समय तो राउंड ऑफ करवाया था, TOC के समय मैं बोलता था A/Q इंटू O रहने दो। उसका लॉजिक क्या था कि उसके कारण वो Q/2 इंटू C से मैच हो जाता है। बट इंस्टीट्यूट का भी जो मेजॉरिटी सॉल्यूशन है उसमें अगर TOC
का कोई भी वैल्यू आ रहा है, एनी फ्रैक्शन, इवन इफ 0.1 भी आ रहा है ना, 0.01 भी आ रहा है, तो भी आप उसको राउंड ऑफ मार देना, उससे अकॉर्डिंगली आंसर में इम्पैक्ट आ जाएगा। इंस्टीट्यूट वही सही मान रहा है तो वही करेंगे, जो इंस्टीट्यूट चाहे वो करेंगे। कहा था ना जीजा जी, जो जीजा जी बोलेंगे वो अपने करेंगे, ठीक है। बंधन मूवी याद है ना सलमान खान का, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करेंगे। तो बस हम लोग जीजा जी के जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा करेंगे तो नंबर मिलेगा, भर भर के नंबर मिलेगा। रिस्क नहीं लेना हम लोगों को, जैसा इंस्टीट्यूट बोले वैसा करो, ठीक है। और इससे रिलेटेड सर कुछ सम्स हो जाता तो मज़ा आ जाता। सम्स का बेटा मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, CA इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस मैंने यूट्यूब में सब डाला हुआ है, ठीक है। इवन जो करेंट बैच के स्टूडेंट हैं उनका तो क्लास में ही नीचे में डाल दिया है, लास्ट में जाएंगे ना कोर्स जब खत्म होगा तो सब प्रैक्टिस क्लास वहाँ पे इनक्रिप्ट करके डाला हुआ है। और वही चीज़ यूट्यूब में भी डाला हुआ है, वहाँ से करो या यूट्यूब से करो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहाँ पे सारा सम कराया हुआ है जितना भी इंस्टीट्यूट का है, अपना इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चंस, RTP का क्वेश्चंस, MTP का क्वेश्चंस, पास पेपर का क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट का साइट पे सारा आपको नहीं मिलेगा, खोजने को जैसे परेशान हो जाएगा। चैप्टर वाइज सॉर्टेड है, तो आप वहाँ से करो, आपका सम्स वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बात खाली ध्यान रखने की है तो यही ध्यान रखना कि TOC में भी सर ने बोला राउंड ऑफ कर लेना, आंसर चेंज होगा। हम लोग जब क्लास में करते थे तो TOC में राउंड ऑफ नहीं करते थे। तो इससे आप क्लास का जो सम्स किया उसको चेंज मत करने जाओ, जो कर लिया है। अब बस प्रैक्टिस क्लास में अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना। ऑल द बेस्ट।